हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 15 चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है दाजू यानी कि बड़ा भाई। तो उसमें हमने क्या पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जो छोटा लड़का है वो मदन और उसको जगदीश बाबू से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। तब जवाब देते हुए उसको पता चलता है कि जिला और पहाड़ दोनों अलग अलग होते हैं और उसको उसका मतलब पता चलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। क्या है कि जगदीश बाबू ने उसे प्रश्न किए कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। तो उन इस प्रश्न से उसको वो संकोच में पड़ गया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा मतलब नाम, उसके गांव का निराला जो नाम था उसकी वजह से उसको संकोच हुआ और वो टालता हुआ अपने गांव का नाम टालता हुआ बोला कि वो तो बहुत दूर है सब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा ऐसे। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। गांव का नाम बताने में उसको संकोच हो रहा था। फिर भी जगदीश बाबू ने उसको पूछा कि कुछ तो नाम होगा न ऐसे। डोटिया लगो, यह सकुचता हुआ बोला, मतलब उसके गांव का नाम था डोटिया लगो। और वो थोड़ा संकुचित मन से बोला ऐसे। जगदीश बाबू के चेहरे पर पूती हुए एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा कि जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। मतलब जब उसने अपने गांव का नाम बताया तब जगदीश बाबू ने भी उसे कहा कि वो भी उसके आसपास के ही रहवासी है। फिर मदन क्या लगा कि मदन के हाथ से उसको ऐसे मतलब खुश हो जाता है। उसको लगा कि प्रसन्नता के कारण मदन के हाथ ट्रे से गिर पड़ेंगे और उसके मुंह से शब्द निकले के, और लेकिन वो खोया खोया सा वह अपने अतीत की ओर फिर लौटकर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन और दाजू बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। मतलब मदन खुद के अतीत में, भूतकाल में चला जाता है और उसको घर के सारे लोग याद आ जाते हैं। तो उस याद में जगदीश बाबू को किसके रूप में देखता है? तो दाजू, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि ये शायद मेरे बड़े भाई आ गए ऐसे। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता था, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। आर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? क्या हुआ कि फिर जगदीश बाबू उस होटल में रोज आने लगे और धीरे धीरे इसके मदन के साथ उसकी मित्रता बढ़ती गई। और मदन तो पूरा दिन दाजू दाजू ये चाहिए, दाजू वो चाहिए, ऐसे जय हिंद दाजू, हाँ आज तो ठंड बहुत है, बारिश हो, मतलब वो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी फिर, हाँ धीरे धीरे, और दोनों को एक दूसरे के साथ अपनापन महसूस होने लगा। फिर सामने से आवाज़ आती फिर दूसरे बॉय की कि दूसरी जगह पे उसको ऑर्डर लेना था। अभी तो बॉय की आवाज़ पूरी हो कि ना हो, उससे पहले तो मदन उसके पास पहुंच जाता था और जाते जाते वापस से जगदीश बाबू को पूछता था कि आपके लिए कुछ लाऊं क्या, ऐसे पानी लाओ।
लाया दाजू शब्दों को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब जैसे ही वो जगदीश बाबू उसे बोलते थे न ये चाहिए तो इतनी आतुरता से वो स्वीकार लेता था और फटाक से वहाँ हाजिर कर देता था। जैसे बहुत दिनों के बाद माँ आती थी और बेटे को कैसे चूमती है, वैसे ही वो करता था कि जो अगर जरा भी जगदीश बाबू बोले कि ये चाहिए तो ऑन द स्पॉट उसको वहाँ पे हाजिर कर देता था। हाँ, क्योंकि वो उसको अपना बड़ा भाई मानता था इसलिए। और जगदीश बाबू को भी ये सब अच्छा लगता था कि कोई उनके पहचान वाला है और अपनापन दिखा रहा है। तो दोनों की आपस में अच्छी खासी पहचान हो गई और अच्छा खासा रिलेशन भी हो गया था। अब आगे कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु जब उन्हें ये बार बार दाजू कहना अच्छा नहीं लगता था और वह मदन का कि दूसरी टेबल से भी दाजू। क्या हुआ फिर थोड़े दिन बीत गए, तो अच्छा खासा समय बीत गया। फिर जगदीश बाबू उस शहर में सबको पहचानने लगे, दूसरे लोगों के साथ भी मित्रता होने लगी और सब लोग उसको भी पहचानने लगे। तब उनका नेचर थोड़ा चेंज हो गया कि फिर मदन उनको बार बार दाजू दाजू कह के बुलाता था, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। और स्पेशली जब दूर से दूसरी टेबल से उनको ऐसे बुला के चिल्लाता था, तब मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। मतलब फिर क्या हुआ, पहले उनको मदन की जरूरत थी जब वो अकेले थे, लेकिन शहर में सब लोग जब उसे पहचानने लगे तो उनको थोड़ा अभिमान अहम आ गया कि अब तो मुझे सब जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये बार बार दाजू दाजू कह के पुकारेगा तो वो सब लोग क्या सोचेंगे, तो इनको थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। हाँ, दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है कि नहीं है तुम्हें? क्या हुआ कि फिर एक दिन वो गुस्सा कर देते। जैसे ही मदन उसको बोलता है ना दाजू चाय लाओ, तो वो गुस्सा होके बोलते तू ऐसे दाजू दाजू क्या, किसी की प्रेस्टीज की, मतलब मेरी जो यहाँ पे इम्प्रेशन है, मेरा नाम है, मेरी जो नामना है उसके बारे में तुझे ख्याल है क्या है? तू बार बार पूरा दिन मुझे दाजू दाजू ही बुलाते रहते हो। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमाया गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। प्रेस्टीज क्या हो है वो उन छोटे से गांव के बच्चों को नहीं पता है, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन फिर भी मदन समझदार था। उनकी बातों से वो समझ गया कि अब जगदीश बाबू को उसकी ज़रूरत नहीं है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके घुटनों में सर देकर कोठरी में सिसकिया भर भर रोता था। घर गांव से दूर, ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति ईजा की आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है भावुक क्षणों की अपेक्षा से अधिक विवेकपूर्ण होता है। मतलब उसको दुख लगता है, किसको? मदन को। फिर वो बहाना बना के घर चला जाता है और रोता है। तब उसको ऐसा एहसास होता है कि शायद उसके पास से अपने सारे जो पहले उसने जगदीश बाबू से इतनी आत्मीयता हो गई थी कि
कि उसको ऐसे लगता था कि उसके सारे घर वाले जगदीश बाबू के रूप में उसके सामने खड़े हैं, लेकिन जगदीश बाबू का ऐसा व्यवहार वो सह नहीं सका। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साफ कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो गए। फिर क्या हुआ? मदन पहले की तरह फिर अपना काम करने लगा। फिर दूसरे दिन कैफे में जगदीश बाबू के साथ उनके बचपन के सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले मित्र थे, जिसका नाम था हेमंत। वो दोनों कैफे में आते हैं, लेकिन कैफे का वातावरण पूरा अलग था। जगदीश बाबू मदन को बुलाते हैं इशारे से, तो पहली बार नहीं आता है, लेकिन दूसरी बार आता है तो जगदीश बाबू को ऐसे लगता है कि अभी वो मुझे बुलाएगा कि क्या लाऊं दाजू क्या। उसके बदले में मदन ने क्या लाऊं साहब ये शब्द उच्चारा है। फिर उस पर से ऐसा लगा कि जैसे दोनों अपरिचित यानी कि अजनबी थे एक दूसरे के लिए। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। मतलब हेमंत ने उसको पूछा कि शायद ये पहाड़ में रहने वाला लड़का है, ऐसे पहाड़िया यानी कि पहाड़ों पे रहने वाला। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। ऐसा दिया जैसे उसको पहचानते न हो, ऐसा रूखा सा उत्तर दिया और टॉपिक ही चेंज कर दिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। मतलब जब उस हेमंत ने सवाल किया तो मदन के दिमाग में पूरा भूतकाल घूमने लगा कि ऐसे ही जगदीश बाबू ने मुझे सवाल पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, ठीक इसी तरह फिर हम दोनों की वो पूरा उनको याद आने लगा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा कि जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहरा, क्या नाम है तुम्हारा? मतलब जगदीश बाबू को तो ऐसा लगा कि शायद वो गुस्सा करेगा और हेमंत उसको आग्रह करके पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। फिर उसने शॉर्ट ही उत्तर दिया, अपना सही नाम नहीं बताया और कहने लगा कि मुझे यहाँ पे सब बॉय कहते हैं। ऐसा करके संक्षिप्त में उत्तर देकर उसका मुंह जैसे गुस्से से लाल हो गया ऐसा दिखाई देता था। तो स्टूडेंट ये अच्छी स्टोरी थी। यहाँ पे समय मतलब कि जब उसको जगदीश बाबू को ज़रूरत थी तब वो मदन के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन फिर उसको शर्म आने लगी। उसकी इम्प्रेशन जैसे उनको ऐसे लगा कि मेरी इम्प्रेशन डाउन हो जाएगी कि ये गांव का पहाड़ी का लड़का मेरे साथ ऐसा रिलेशन रखेगा। तो ये छोटे बच्चे की भावना के बारे में बताई गई है कि और गांव के लोगों की दयनीय हालत इस कहानी में बताई गई है। और जो अपनापन होता है, पहले अपनापन जताते हैं और फिर उसको ठुकरा देते हैं, तब जो बाल मानस पर असर हुई, जो मदन के बाल मानस पर असर हुई, उसका तादृश वर्णन इस कहानी में किया गया है। कैसी अच्छी लगी ना बच्चे कहानी? इसमें से आपको क्या सीख मिलती है वो हमें बताना। तो अभी ये लेसन हमारा यहाँ पे पूरा होगा। तो ये वीडियो भी यहाँ पे अब पूरा करते हैं, लेसन भी पूरा होगा। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अस्तु।